नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चन्नी ने ली सीएम पद की शपथ, दलितों को साधने में लगी कांग्रेस। सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब चुनाव लड़ने के बयान पर कांग्रेस में बवाल। मानहानि केस में कंगना कोर्ट में हुई पेश, केस ट्रांसफर करने की मांग। योगी के दौरे से पहले मिहिर भोज पर विवाद, गुर्जर राजपूत आमने सामने। और बंगाल हिंसा पर सीबीआई जांच पर विवाद, सिब्बल बोले मर्डर केस में मरने वाले आदमी जिंदा। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है पंजाब कांग्रेस की। जी हां, पंजाब में एक नए युग की राजनीति का आगाज हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज शपथ ली है बतौर मुख्यमंत्री पंजाब के, और इतने दिन से जो घमासान चल रहा था, कम से कम वो घमासान थोड़े दिनों के लिए ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। शपथ ग्रहण के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने हरीश रावत और नवजोत सिद्धू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं एक आम आदमी हूं, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक क्रांतिकारी नेता हैं, और राहुल गांधी सारे गरीबों के साथ हैं, और उसी तरीके से मैं भी गरीबों की सेवा करूंगा, इस बात को चन्नी ने कहा। इसके अलावा वो भावुक भी हुए काफी, और उन्होंने कहा कि किसानों और गरीबों के लिए वो बिजली के बिल में छूट देंगे, वो उनकी पहली घोषणा थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता दूसरों के घरों में टेंट गाड़ते थे, और आज देखिए मैं एक बतौर मुख्यमंत्री पंजाब में खड़ा हुआ हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब में वो बेहतरी चाहते हैं, वो अमीरों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, जिनको बालू के खनन से और जो अवैध गतिविधियों में जिनको शामिल होना है वो मेरे पास ना आए। इस बात को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो काम अधूरे हैं वो उनको पूरा भी करेंगे, इस बात को भी चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर किसान डूबेगा तो पंजाब डूबेगा, पंजाब डूबेगा तो देश डूबेगा। और साथ में उन्होंने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी, उनको हटाया। जो मीडिया सलाहकार हैं रवनीत ठुकराल, वो भी अब अपने पद से वहां से हट चुके हैं। तो ये तमाम चेंजेस आज चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दलितों को साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने, एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में दलितों की राजनीति को लेकर प्रयोग किया था, तो क्या वो राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस का सफल होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जो 38% जो हिंदू वोटर्स हैं, दलितों की जो जनसंख्या है वो 32% है, और जाट जो सिख है वो 20% है। अब ऐसे में सभी जातियों का एक कॉकटेल बनाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, और इसी वजह से जो 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं वो जाट सिख और हिंदू हैं, यानी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सैनी बतौर उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जो कि जाट सिख और हिंदू का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में कांग्रेस किस तरीके की राजनीति करेगी, और क्या कांग्रेस ने सारी जो विपक्षी दल हैं उनका तख्ता पलट दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि वो एक दलित को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी। उसी तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को चुनौती दी थी कि हम देखेंगे कि आप किसी दलित को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के जब चुनाव होंगे पंजाब में 2022 में, और उसके जब नतीजे आएंगे, तो ये पता चलेगा कि ये जो कॉकटेल है जातियों की, जाट सिख, हिंदू सिख, इससे कांग्रेस को क्या वाकई में फायदा हुआ है। जो एक प्रयोग किया है, और ये वाकई में जो 1900 जो काशीराम ने जिस तरीके का प्रयोग यूपी में किया था, कुछ उसी तरीके का प्रयोग ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को इसका फायदा बाकी राज्यों में भी मिलेगा? बहुत सारे विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी राज्य हैं, जैसे यूपी है, गुजरात है, वहां पर भी इस एक्सपेरिमेंट का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो अगर ऐसा है तो कांग्रेस की ये दूरदर्शी सोच है, लेकिन अभी सिर्फ सब कुछ एक रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में है। नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जो राहुल गांधी की जो ये मंशा थी, उनका ये एक्सपेरिमेंट था, ये कितना सफल होगा। आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अब जो राजनीतिक घमासान था वो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़े समय के लिए कांग्रेस में स्टेबिलिटी आ गई है।
जितनी भी जातियां हैं उनका तालमेल बनाकर कम से कम अमरिंदर सिंह, जिनसे कि सारे एमएलएज नाराज चल रहे थे, उनको हटा दिया गया है, तो थोड़े दिन के लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन कल रविवार को जो प्रदेश प्रभारी हैं हरीश रावत, उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस में एक बार फिर से बवाल मच गया है। हरीश रावत ने ये कहा कि जो आगामी राज्य के चुनाव हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और इसको बोलते ही जो सुनील जाखड़ हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए और उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये बहुत ही हैरान करने वाला बयान है। और एक तरफ चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हरीश रावत इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो उसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी। और जो सुनील जाखड़ के भतीजे हैं, उन्होंने पंजाब किसान आयोग से इस्तीफा भी दे दिया है। और जाखड़ ने इसको लेकर ट्वीट किया कि सीएम के ये कमज़ोर होने की संभावना है और उनके चयन का उद्देश्य खारिज होता है। तो यहाँ पे सवाल जो बड़े खड़े होते हैं कि हरीश रावत ने ऐसा बयान क्यों दिया। अभी आपने देखा था कि उत्तराखंड की जो कांग्रेस है उसमें भी फेरबदल कुछ हुए थे, तो क्या हरीश रावत उत्तराखंड में भी आने, जो अभी अब चुनाव अगले साल वहां उत्तराखंड में भी होने हैं, तो क्या उत्तराखंड में वो अपने लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं उसे एक्सप्लोर कर रहे थे। दूसरा जो एक आकलन है कि उस तरीके का वो डिविसिव एजेंडा बताकर क्या हरीश रावत ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो सीएम है यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी, वो एक पपेट सीएम होंगे, असली कमान ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में होगी। तो ये इस बयान ने एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है और खासकर सुनील जाखड़ जैसे लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है, क्योंकि उनका भी नाम मुख्यमंत्री के पद के लिए चल रहा था और ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू से हाल में जो एक तनातनी दिख रही थी हरीश रावत की, किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू सीधा पहुंच गए थे आला कमान के दरवाजे पर, तो उसके बाद ये खबरें आई कि सब कुछ ठीक ऐसा लग रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू और हरीश रावत के बीच में भी नहीं है। तो क्या हरीश रावत इशारे में ये कह रहे थे कि अब उन्होंने एक तरीके से पैचअप कर लिया है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ? एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि क्या जो उत्तराखंड में जो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की जा रही हैं उसके लिए वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं। एक डिविसिव एजेंडा से हरीश रावत को कितना फायदा होता है, क्या वो उसका फायदा सीधा नवजोत सिंह सिद्धू को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इशारों में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी एक पपेट मुख्यमंत्री होंगे जिसकी बागडोर नवजोत सिद्धू के हाथों में होगी। तो इशारों में हरीश रावत ने काफी सारी बातें कह दी हैं। अब समझने वाले समझते रहें, लेकिन राजनीति पॉसिबिलिटीज का नाम है, संभावनाओं का नाम है। तो अब देखना यह होगा कि जब आने वाले चुनाव की डेट नजदीक आती है तो किस तरीके से जो ये राजनीतिक जमीन है वो किस तरीके से गरमाती है और उस राजनीतिक जमीन पर हरीश रावत उत्तराखंड में अपने आप को एक कैसा प्लेयर साबित करते हैं और इधर पंजाब की जमीन पर नवजोत सिंह सिद्धू एक कैसे प्लेयर के रूप में उभरते हैं, ये देखना होगा। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं एक्टर कंगना रनौत की, जो कि बहुत दिनों से कोर्ट में पेश नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर आज अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो पेश हुई और इतने दिनों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ, क्योंकि बार बार कोर्ट उन्हें समन भेज रहा था कि जो जावेद अख्तर ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कराया था उसमें वो पेश नहीं हो रही थी। और अभी हाल में ही कोर्ट ने उनको ये कहा था कि अगर अब वो कोर्ट में नहीं पेश होंगी तो उनके ऊपर गैर जमानती वारंट इशू किया जाएगा। जिसके बाद आज कंगना रनौत कोर्ट में सामने दिखी। आमने सामने थे जावेद अख्तर और कंगना रनौत। लेकिन क्या कुछ कहा कंगना रनौत ने अपने इस प्ली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंगना रनौत ने ये कहा कि कोर्ट से उनका भरोसा अब खत्म हो गया है। वो चाहती हैं कि इस पूरे केस को एक दूसरी कोर्ट के में ट्रांसफर किया जाए। जो कंगना रनौत के वकील है रिजवान सिद्दीकी, तो उन्होंने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन दाखिल की। उन्होंने कहा कि एक दूसरी अदालत में इस कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि उनका इस कोर्ट से भरोसा खत्म हो गया है। और साथ में कंगना रनौत ने एक काउंटर एप्लीकेशन भी दायर की है जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर के ऊपर जबरन वसूली और क्रिमिनल इंटिमिडेशन का
आरोप दर्ज किया है। तो ये दोनों कंप्लेंट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन साथ में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने ये कहा है कि पहले ट्रांसफर की जो अपील है उस पर सुनवाई होगी, वो है 1 अक्टूबर को, और इस पूरे केस की सुनवाई 15 नवंबर को होगी। अब आपको ये बता दें कि पिछले साल 2 नवंबर 2020 को जावेद अख्तर ने डेफेमेशन का केस फाइल किया था, और ये उस संदर्भ में है जब सुशांत सिंह राजपूत का जब आत्महत्या का मामला सामने आया था और कंगना रनौत ने एक टीवी के इंटरव्यू में इस बात को कहा था कि जावेद अख्तर गुटबाजी करते हैं बॉलीवुड में। उन्होंने ऋतिक रोशन के संदर्भ में बोला कि ऋतिक रोशन के मामले में धमकी भी दी उन्होंने, और साथ में उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर ने उनको घर पर बुलाया और कहा कि देखिए ऋतिक रोशन का जो परिवार है वो एक बहुत बड़ा परिवार है, और अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं, वो आत्महत्या होने पर मजबूर हो जाएंगी। तो ये सारी बातें बार बार इसको लेकर कही थी, जिसको लेकर जावेद अख्तर ने डेफेमेशन का केस फाइल किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज कंगना रनौत को इतना बल कैसे मिल रहा है कि वो कोर्ट की अवमानना बार बार कर रही हैं। खुले मुंह से ये कहना कि कोर्ट पर उनका भरोसा नहीं है, वाकई में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग ज़रूर मिल रही है, और शायद इसीलिए उन्होंने मेट्रोपॉलिटन अदालत के लिए कहा है कि इसको उस पूरे केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब ये देखना है कि जो एक विचारधारा की लड़ाई जावेद अख्तर वर्सेस कंगना रनौत की भी एक नज़र आ रही है। भले ही वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, लेकिन जो एक राइट विंग वर्सेस एक लिबरल विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें कि हम कंगना रनौत बनाम जावेद अख्तर को देख रहे हैं, तो वो पूरी लड़ाई अब अदालत में प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि 1 अक्टूबर को क्या इस केस को ट्रांसफर किया जाता है, और अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो फिर 15 नवंबर को जो सुनवाई होगी उसमें क्या होगा, सबकी निगाहें उस पर होंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कोर्ट के कोई मायने नहीं है, और एक बनाना रिपब्लिक में वो विश्वास रखती हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने बार बार कहा है कि कोर्ट से उनका भरोसा खत्म हो गया है। बहुत कम लोग इस बात को बोलते हैं कि कोर्ट से उनका भरोसा खत्म हो गया है और उसको दूसरी अदालत में इसको ट्रांसफर किया जाए। और किस तरीके से उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट ने उनको समन्स भेजे थे लेकिन फिर भी वो नहीं आई थी। तो ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ में कंगना नहीं बिलीव करती है, और अगर रूल ऑफ लॉ में कोई नहीं बिलीव करता है तो उसके पास कोई ना कोई बैकिंग जरूर होती है, और तभी वो इतने साहस के साथ इस तरीके की बातें कोर्ट के लिए करता है। तो कहाँ से आ रही है ये पॉलिटिकल बैकिंग? क्या ये बैकिंग उनको केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है या बीजेपी की तरफ से मिल रही है? ये सारे सवाल मैं आपके सामने खड़े करके और मैं अब दूसरी खबर की ओर चलूंगी। अब बात करते हैं सम्राट मिहिर भोज की, जिनकी जाति को लेकर एक अजीब सा बवाल शुरू हो गया है। क्षत्रिय और गुर्जर दोनों सामने आ गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि मिहिर भोज की जाति आखिर क्या है। क्या वो गुर्जर हैं, क्या वो राजपूत हैं? दोनों गुर्जर और क्षत्रिय में ऐसा लग रहा है कि ये आमने सामने आ गए हैं। और अब योगी आदित्यनाथ जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले मध्य प्रदेश में इस तरीके की लड़ाई सामने देखी गई थी जहां पर क्षत्रिय और गुर्जर आमने सामने आ गए थे, और अब यूपी में भी इसका असर सामने दिख रहा है, क्योंकि 22 सितंबर को योगी आदित्यनाथ दादरी जो कि ग्रेटर नोएडा में दादरी इलाका है, वहां पर मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। लेकिन प्रतिमा के अनावरण करने से पहले ही करणी सेना ने यह कह दिया है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर है या राजपूत, ये विवाद है और योगी को इससे दूर रहना चाहिए। और आपको बता दें कि ग्वालियर नगर निगम में शिवपुरी लिंक रोड पर सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा थी वो स्थापित की गई थी। उसके बाद शिलापट पर जब उनके गुर्जर लिखा गया था तो क्षत्रिय समाज ने इस पर आपत्ति जताई थी। अब क्षत्रिय समाज का ये दावा है कि मिहिर भोज गुर्जर नहीं थे, और अगर गुर्जर शब्द नहीं हटाया गया तो वो पूरे देश में आंदोलन कर देंगे। उसी तरीके से यानी कि क्षत्रियों का ये कहना है कि मिहिर भोज राजपूत थे, और जो गुर्जर हैं उनका ये कहना है कि नहीं भाई वो उनके पूर्वज थे। तो दोनों में एक लड़ाई छिड़ गई है राजा मिहिर भोज के जाति को लेकर कि आखिर वो क्षत्रिय हैं या गुर्जर हैं। यहाँ तक कि उनके बैनर्स और पोस्टर्स को भी फाड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने जाटों को साधने के बाद अब क्या मिहिर भोज के पीछे की भी जो प्रतिमा पॉलिटिक्स है वो अब शुरू हो गई है। और इसका कारण ये है, आपको बता दें
कि अभी जाटों को किस तरीके से साधा गया था। राजा महेंद्र प्रताप को लेकर आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में उसका विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, और किस तरीके से जाटों को सर छोटू राम से लेकर सबको याद कर लिया गया और जाटों को जीतने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो 5 सितंबर को महापंचायत हुई थी तो उसमें अल्लाह अकबर के नारे लगे, साथ में हर हर महादेव के नारे लगे, और ये लोगों ने आकलन किया कि किसी न किसी तरीके से जो जाटों और जो गुर्जरों के बीच में और जो मुसलमानों के बीच में जो खाई थी, एक तरीके से वो पट गई है। तो अब बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो अगर जाटों को नहीं साध पाए तो अब गुर्जरों को वहां पर साधना जरूरी है। तो गुर्जरों को साधने के लिए, क्योंकि गुर्जर राजा मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए ये प्रतिमा पॉलिटिक्स अब यूपी में भी खेली जा रही है, जिस तरीके की राजनीति हमने मध्य प्रदेश में देखी थी। अब इसका एक राजनीतिक समीकरण भी है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर गुर्जर समुदाय, जैसा मैंने आपको बताया कि सम्राट मिहिर को वो पूर्वज मानता है। 25 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां पर 20 से 70% लोग गुर्जर हैं, और तो जाहिर सी बात है कि उन वोटों को जीतने के लिए अब राजा मिहिर भोज का सहारा योगी को लेना पड़ रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका है जहां पर अभी किसान आंदोलन ने बीजेपी के लिए एक बहुत खट्टा माहौल पैदा कर दिया है, और बीजेपी के लिए वहां पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो अलग अलग जातियों को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, पहले जाट, अब गुर्जर। तो जाटों को राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया, और अब गुर्जरों को राजा मिहिर भोज के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये मिहिर भोज की जो राजनीति थी, जो मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, अब उसका असर ऐसा लगता है कि यूपी पर भी पड़ने वाला है। तो अब क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? ये कहा गया था कि उनके शिलापट पर जो गुर्जर लिखा था वो हटा दिया गया है, बैनर्स और पोस्टर्स को फाड़ा गया था। लेकिन अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और ये उसका एक उदाहरण है कि प्रतिमा पॉलिटिक्स पर बीजेपी को इस समय कितनी राजनीति करनी पड़ रही है कि अलग अलग जातियों को रीच आउट करना पड़ रहा है। लेकिन अब इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये देखना होगा। इस तरीके की जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की थी, क्या वाकई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि जाट लैंड माना जाता है, गुर्जर लैंड माना जाता है, वहां पर बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल पहले जाटों को साधा और अब गुर्जरों को जीतने की कोशिश की जा रही है। कैसे? इतिहास को बदलकर, इतिहास को डिस्टॉर्ट करके, इतिहास की तस्वीर को बदलकर, भले ही असलियत क्या है ये पता नहीं, लेकिन एक तरीके से इतिहास को बदलकर और जातियों को जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई थी उसके मामले की सुनवाई पर। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को 28 सितंबर तक टाल दिया गया है। अब आपको ये बता दें कि ये अपील थी, जो याचिका दायर की गई थी, वो ये कहा गया था कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर सीबीआई को जो ये पूरा केस ट्रांसफर कर दिया है, उसको चुनौती दे रही थी ये याचिका। और आपको बता दें कि जो जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की जो बेंच थी, उन्होंने पार्टी सारी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और जो बाकी याचिकाकर्ता हैं उनसे पूछा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल करिए, और जो फाइनल हियरिंग होगी वो 28 सितंबर तक टाल दी गई है। लेकिन जो एक ब्रीफ सुनवाई, एक बहुत छोटे समय के लिए जो सुनवाई हुई थी, उसमें जो पश्चिम बंगाल की तरफ से लड़ रहे हैं जो वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल, तो कपिल सिब्बल ने कुछ चौंकाने वाली बातें कही। हालांकि इस बात को पश्चिम बंगाल सरकार कई बातों में कहती आई है, लेकिन इस बार अदालत के अंदर कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीबीआई रेप और मर्डर के मामले को देख रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो डकैती के मामलों पर भी छानबीन कर रही है, और एसआईटी जो बाकी केसेस हैं, जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, उसको देख रही है। लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई की जो इंक्वायरी है वो ऐसा लगता है कि बिना किसी तथ्यों पे आधारित है, और अभी हाल में पश्चिम बंगाल की सरकार ने ये कहा था कि जो एनएचआरसी की जो कमेटी बनाई गई थी वो पक्षपात कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसमें सारे बीजेपी के लोग हैं, और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि ये पूरी कमेटी बायस्ड है, और जिसके बाद इस पूरे मामले को
इसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको लेकर आज कपिल सिब्बल ने ये कहा कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जब भी नॉर्मल हालात में जब भी पक्षपात के आरोप लगते हैं तो कोर्ट उसकी छानबीन करता है, लेकिन यहाँ छानबीन करने के बजाय पूरे जितने भी केसेस थे, ऑन मास जितने केसेस थे, 31 मामले थे, उन सारे केसेस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि बिना किसी तथ्यों की जानकारी के बगैर सीबीआई को ये केसेस ट्रांसफर कर दिए गए। और सबसे जो शॉकिंग चीज थी, जो कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें एक जो मरा हुआ विक्टिम है वो आज भी जिंदा है। इस बात को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं कि जिसको शिकार बताया जा रहा है, जिसको विक्टिम बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसका मर्डर हो गया था, वो आदमी आज जिंदा है। तो कपिल सिब्बल का ये कहना था कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, वो अब पोस्ट पोल वायलेंस के गाब में अब डकैती के केसेस पर भी छानबीन कर रही है। और आपको बता दें कि बेंच ने इस बात को भी पूछा था कि सीबीआई क्या और एसआईटी क्या कोई छानबीन कर रही है, कोई इंक्वायरी कर रही है। तब उसमें ये कहा गया था कि सिब्बल ने कहा कि सीबीआई इज लुकिंग इनटू मर्डर एंड रेप, और जो बाकी केसेस हैं उन्हें एसआईटी द्वारा एक जज के अंडर जो मॉनिटर्ड एसआईटी है वो उसकी देखरेख कर रही है। तो जो ये बार बार पक्षपात के आरोप लग रहे हैं उसको लेकर पश्चिम बंगाल बार बार ये कहती हुई आई है कि जितने भी जो बीजेपी के लोग इसमें मरे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो एनएचआरसी की कमेटी थी वो पक्षपात कर रही थी, और उसने ये ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल को इसमें कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार को। तो इन तमाम दलीलों के साथ आज कपिल सिब्बल ने इन बातों को कहा कि किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई जांच और जो कलकत्ता हाईकोर्ट की जो बेंच थी उसने बिना जांच के तथ्यों में जाने के बगैर सीधा सारे केसेस को सीबीआई को सौंप दिया। और सवाल ये उठता है कि सीबीआई को हर केस सीबीआई को कैसे ट्रांसफर किया जाए। इस बात को भी लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है कि स्पेशल केसेस में ही सीबीआई को चीज़ें, जो केसेस हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके के मामले जहां पर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं वो ज़्यादातर जो प्रदेश की पुलिस है वो इस पर छानबीन करती है। लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सीबीआई को केस क्यों दिया गया, और सीबीआई को दिया गया तो सीबीआई पे अब पक्षपात के आरोप लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित होकर ही काम कर रही है। तो पश्चिम बंगाल सरकार को ये डर है कि पोस्ट पोल वायलेंस के केस में, यानी कि चुनाव के बाद की हिंसा का जो पूरा मामला है, उसमें केंद्र सरकार द्वेष की भावना से, बदले की भावना से काम करेगी, और पश्चिम बंगाल सरकार को ये डर है कि उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो इन्हीं दलीलों को पेश किया गया है। अब सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होगी और अब ये पूरे मामले की सुनवाई 28 सितंबर को होगी। तो देखना ये होगा कि जो जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस की जो बेंच है वो क्या कुछ कहती है। लेकिन जो बार बार ये तथ्य सामने आते हैं कि सीबीआई एक केज्ड पैरेट है, केंद्र सरकार के निर्देशन पर काम कर रही है, वो सारे आरोप एक तरीके से सही होते हुए साबित नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से सीबीआई छानबीन भी करती है सिलेक्टिव तरीके से, कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट से ये सामने निकलता है कि जो विक्टिम है, जो मर गया है, बताया गया है उसका मर्डर हुआ है, वो आदमी जिंदा है। तो ये क्या कहता है, किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे तथ्यों पर थोड़ा सा सोचिएगा, और बाकी चीजें तब दिखेंगी जब इस मामले की सुनवाई सामने आती है। तो 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।